सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में पवन नाम का एक बेहद गरीब युवक रहता था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। पवन के परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े और बीमार माता पिता रहते थे। पवन का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास इस हाड़ा देने वाली सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई पक्का मकान था और ना ही शरीर ढकने के लिए पर्याप्त ऊनी कपड़े। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और ना ही खाने का कोई पक्का साधन। पवन दिन भर इस ठिठुरती ठंड में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और खून पसीना एक करके जो थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। अपने बेटे को इस जानलेवा सर्दी में इतनी मेहनत करते देख पवन के माता पिता का मन दुख से भर जाता। वे अक्सर अलाव के पास बैठकर आपस में बातें करते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही जमीन। हमारा बेटा दिन भर बर्फीली हवाओं के बीच दूसरों के खेतों में खटता है और बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों बुढ़ापे में अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। पवन उनकी बातें सुन लेता और मुस्कुराते हुए उन्हें समझाता। माँ बाबूजी, आप परेशान मत होइए, भगवान सब देख रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है। मैंने बचपन से गरीबी की ये सर्द रातें देखी हैं, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे यकीन है कि एक दिन सूरज निकलेगा और हमारी जिंदगी से ये गरीबी का कोहरा हमेशा के लिए हट जाएगा। पवन हमेशा सोचता था कि आज भले ही वक्त की हवाएं उसके खिलाफ चल रही हों, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत की आग में तपता रहेगा तो एक दिन उसकी किस्मत की बर्फ जरूर पिघलेगी और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। एक दिन पवन गांव के जमींदार सेठ अनिल के खेत पर काम कर रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। सेठ अनिल खेत के किनारे एक सूखे पेड़ के नीचे एक छोटी सी सिगड़ी जलाकर उदास बैठे थे। पवन अपने काम में लगा था, कुदाल चला रहा था। तभी उसकी नज़र सेठ पर पड़ी। उसने देखा कि सेठ अनिल बहुत ही ज्यादा उदास है और किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं, जैसे उनके मन में कोई तूफान चल रहा हो। सेठ को इतना परेशान देख पवन तुरंत अपना काम छोड़कर उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, क्या हुआ मालिक, आप आज बहुत बुझे बुझे से लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बहुत बड़ी चिंता में हैं। क्या कोई बात हुई है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई छोटी मोटी सहायता कर सकूं? पवन की बात सुनकर सेठ अनिल को गुस्सा आ गया। वे ठंड से वैसे ही कांप रहे थे। झुंझलाकर बोले, अरे जा भाई, तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता तो कर नहीं पा रहा। अगर तू किसी की मदद करने लायक होता तो क्या आज इस कड़कड़ाती ठंड में 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी कर रहा होता? चल जा यहाँ से, अपना काम कर और मेरा दिमाग मत खा। पवन ने उनकी कड़वी बातें सुनी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, सेठ जी, ऐसा नहीं है, ये सब वक्त की बात है, सब किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज भले ही मौसम खराब है और किस्मत मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से इस ठंड में भी पसीना बहाता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। कोहरा कितना भी घना हो, सूरज को निकलने से ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पवन की समझदारी भरी बातें सुनकर सेठ अनिल का गुस्सा शांत हुआ और वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अरे पवन, तेरे विचार तो बहुत ऊंचे हैं। तेरी बातें सुनकर मेरे बेचैन मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों और गरीबी की मार झेलते हुए भी तू अपनी जिंदगी इतने संतोष से काट रहा है, ये बड़ी बात है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए उनसे जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा पवन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी इस मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ये कड़ाके की ठंड बनकर कठिनाइयां लाती है और कभी आंसुओं की बारिश बनकर बरसती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत की आग जलाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। सेठ अनिल प्रभावित होकर बोले, अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही ज्ञानी और नेक इंसान है। किसी दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा
लेकिन अभी मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। मालिक, आखिर हुआ क्या है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता बातों बातों में आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। अनिल ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, अरे पवन, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी किनारा नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार बताइए तो सही। पवन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो कई पीढ़ियों से हमारे पास थी। वो जमीन बहुत कीमती है, उस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक है। पर हमारे गांव के ही 2 दबंग बाप बेटों विजय और उसके बेटे अखिलेश ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बड़े बड़े और ताकतवर लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो सुना है कि उन लोगों ने उस जमीन पर खेतीबाड़ी भी शुरू कर दी है। मेरे पुरखों की जमीन, मेरी इज्जत सब मेरे हाथों से छीनी जा रही है। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। पवन ने उनकी बात सुनकर कहा, आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर या लड़कर अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे ताकतवर हैं। अनिल ने निराश होकर कहा, पवन, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर पागल हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन बर्फ की तरह पिघलकर हाथ से जा रही है और मैं बस हाथ मलता रह गया हूं। पवन ने कुछ देर तक खामोशी से सोचा, अलाव की लपटों को देखा और फिर कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर ताले की चाबी होती है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं बिना लड़े। अनिल ने उत्सुकता से पूछा। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ केशव, वो क्या तरीका है? पवन ने थोड़ा झुककर सेठ अनिल को अपनी सारी तरकीब विस्तार से समझा दी। तरकीब सुनकर दीनानाथ की आंखों में चमक आ गई। वे पवन से बोले, अरे वाह पवन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत ही शानदार चाल सोची है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, पर अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। पवन ने हाथ जोड़कर कहा, अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से ही मुझे इस मंदी के दौर में भी काम मिलता है और मेरे घर का चूल्हा जलता है। आपकी मदद करना तो मेरा धर्म है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है पवन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। पवन ने अपनी योजना शुरू की। अगले दिन पवन विजय और अखिलेश नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच गया जिन्होंने अनिल की जमीन हथिया रखी थी। वे दोनों खेत पर अलाव ताप रहे थे। पवन ने जाकर कहा, नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आप बहुत बड़े जमींदार हैं और आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? भाग यहाँ से, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, पास ही के गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इस ठंड में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी से अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई और मजदूरी। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, थोड़ा काम मिल जाता तो मेहरबानी होती। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल में कोई काम नहीं है। पवन ने अपनी चाल चली। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे रईस और बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। मुझे लगा कि इतने बड़े घर में मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अखिलेश ने अपने पिता से कहा, बाबूजी ये सही कह रहा है, मजदूर तो चाहिए ही। लेकिन विजय ने फिर मना कर दिया। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अनिल सेठ तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे। अनिल का नाम सुनते ही विजय के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, अनिल ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, छोड़िए उन बातों को। चलिए तो मैं चलता हूँ, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और देख लेता हूँ। पवन वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी विजय और अभिलेष ने उसे रोक लिया। वे जानना चाहते थे कि उनका दुश्मन अनिल उनके बारे में क्या बातें कर रहा है। विजय बोला, अरे भाई इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम निकल आए। पहले इधर आओ। पवन तुरंत उनके पास लौट आया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे
मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रख, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बता कि वो अनिल हमारे बारे में क्या कह रहा था। पवन ने झूठ बोला। सेठ जी, मैं पहले सेठ अनिल के यहाँ ही काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उसके यहाँ कड़कड़ाकी ठंड में दिन रात मेहनत करता था, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहुत बहस हो गई। फिर क्या हुआ? उसने हमारे बारे में क्या कहा? पवन ने मिर्च मसाला लगाकर कहा। जब मेरी सेठ अनिल से बहस हो रही थी, तब उसने घमंड में कहा कि पूरे गांव में मुझसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे सकता। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े और दिलदार जमींदार तो विजय सेठ और अखिलेश सेठ हैं। वे सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है और वे मजदूरों का ख्याल रखते हैं। ये सुनकर दोनों बाप बेटी खुशी से फूल गए। विजय हंसा। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तूने। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत का फल मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वो अनिल सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। विजय और अखिलेश पवन की चिकनी चुपड़ी और चापलूसी भरी बातों में आ गए। उन्होंने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। विजय बोला, चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे और समझदार इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मेहनती मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पवन ने वहां जी तोड़ मेहनत की। एक दिन विजय अपने बेटे अखिलेश से बोला, अखिलेश बेटा, ये पवन तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। इस ठंड में भी ये थकता नहीं है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। पवन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। पवन की मेहनत ने विजय और अखिलेश का दिल जीत लिया और अब वे उस पर भरोसा करने लगे थे। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम कोहरा बहुत घना था और अंधेरा भी जल्दी हो गया था। विजय और अखिलेश अपने खेतों का दौरा करने आए। जब वे खेत पर पहुंचे तो देखा कि पवन इतनी देर गए घने कोहरे और अंधेरे में भी काम कर रहा था। पवन भाई, अब तो रात होने वाली है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना और गर्म कपड़े कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर गरीबी को कोसने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है और शरीर में गर्मी भी बनी रहती है। तुम बहुत मेहनती हो पवन, लेकिन आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर रजाई में आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। थोड़ा काम और बाकी है, निपटाकर चला जाऊंगा। ठीक है पवन, फिर हम चलते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद विजय और अखिलेश खेत को पवन के भरोसे छोड़कर अपने घर चले गए। अगली सुबह जब विजय और अखिलेश अपने खेत पर लौटे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। खेत में पुलिस खड़ी थी और गांव के कुछ लोग जमा थे। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और हाँफते हुए पूछा, क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात तो नहीं, पर कब्जा हमारा ही है। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने क्या किया है? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही जब दोनों बाप बेटे ने पलटकर देखा तो वहां उनकी जमीन में एक गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें एक मानव कंकाल, हड्डियों का ढांचा पड़ा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर के मारे कांपने लगे। ठंड तो थी ही, अब डर ने उन्हें और जमा दिया। विजय हकलाते हुए बोला, थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? थानेदार ने चिल्लाकर कहा, अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि ये क्या है? ये लाश तुम्हारी जमीन से मिली है।
इसका जवाब तुम्हें ही देना होगा। अखिलेश रोने जैसा मुंह बनाकर बोला, नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें सच में कुछ नहीं पता। थानेदार ने धमकाते हुए कहा, अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। ठंड में जेल की हवा खाओगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे बुरी तरह डर गए और थानेदार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मुसीबत से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू किया। तभी पवन वहां भीड़ से निकलकर उनके पास आ गया। उसने बहुत ही भोलेपन से पूछा, अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है मालिक? विजय ने पवन का हाथ पकड़ लिया और कहा, पवन, देखो पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है। हम तो फंस गए। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ पवन, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में खुसुर-पुसुर करते देख थानेदार ने जोर से कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो कि जेल कौन जाएगा, बाप या बेटा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। पवन विजय और अखिलेश को लेकर थोड़ी दूरी पर एक पेड़ की ओट में जाकर बात करने लगा। पवन ने कहा, देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। जेल में बहुत ठंड होती है। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता पवन भाई। कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले शायद पिछली गर्मियों में जमीन में दबाया गया होगा। विजय जो फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था, पवन की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी सच्चाई पवन को बता दी। देखो पवन भाई, सच कहूँ तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही दीनानाथ से जबरदस्ती हड़प ली थी। ये हमारी खानदानी जमीन नहीं है। विजय की बात सुनकर केशव ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसने चौंकते हुए कहा, क्या क्या कहा मालिक आपने? ये जमीन आपने हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। विजय ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी पवन को बताई कि कैसे उन्होंने दीना को डरा धमकाकर जमीन ली थी। पूरी कहानी सुनने के बाद पवन ने कहा, मालिक, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ पवन भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आप दोनों की जान? पवन, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। जान बची तो लाखों पाए। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि ये जमीन सेठ अनिल की है। आप उनसे साफ साफ कहिए कि हमने तो बस कुछ महीने पहले ही ये जमीन खेती के काम के लिए उनसे ली थी। ये लाश पुरानी है, तो इसका मतलब ये लाश अनिल के समय की है। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे पवन, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ अनिल की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ अनिल को। और जब अनिल हत्या के जुर्म में जेल चला जाएगा, तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी अनिल के जेल जाने के बाद जमीन आप ही के पास रहेगी। पवन की ये चालाकी भरी तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह पवन भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों वापस थानेदार के पास गए। पवन ने जो कुछ सिखाया था वही बात दोनों बाप बेटे तोते की तरह थानेदार से कहने लगे। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, थानेदार साहब, हमसे गलती हो गई। असल में ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए ये खेत सेठ अनिल से लिया था। ये जमीन पुश्तैनी रूप से उन्हीं की है। वो जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप पवन से पूछ लीजिए।
वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वो सेठ अनिल के यहाँ काम करता था। बोलो पवन, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सच में सेठ अनिल की है। विजय सेठ और अखिलेश सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। पवन की गवाही सुनकर थानेदार ने सिपाही से कहा, जाओ सेठ अनिल को बुला कर लाओ। साहब, मैं जाकर बुला लाता हूँ। पवन तुरंत दौड़कर गया और सेठ अनिल को बुला लाया। लेकिन इस बार अनिल अकेले नहीं थे, वे अपने साथ गांव के सरपंच को भी लेकर आए थे। सरपंच ने आते ही पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी ठंड में यहाँ इतने लोग क्यों जमा है? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ अनिल की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को हत्या के केस में फंसता देख विजय ने झट से सरपंच से कहा, सरपंच जी, आप गवाह हैं, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर पवन से पूछ लीजिए। हाँ सरपंच जी, ये जमीन सेठ अनिल की है। सरपंच ने विजय को घूरते हुए कहा, मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन अनिल की है? हमारे यहाँ का पटवारी और तुम खुद तो कह रहे थे कि इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था और तुम इसके मालिक हो। अब अचानक पलट गए। नहीं साहब, हमने झूठ बोला था। हमने अनिल के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम सबके सामने लिखित में देने को तैयार हैं कि ये जमीन अनिल की है। हमें बस इस कंकाल के चक्कर से बचा लीजिए। जैसे ही उन्होंने ये कबूल किया, थानेदार और सरपंच मुस्कुराने लगे। सरपंच ने थानेदार से कहा, थानेदार साहब आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला गया। विजय और अखिलेश हैरान थे कि पुलिस बिना किसी को गिरफ्तार किए क्यों चली गई। सरपंच ने अनिल से कहा, अब बताओ सेठ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अनिल जोर से हंसे और बोले, अरे सरपंच जी, ये तो नकली कंकाल है। ये जानवरों की हड्डियों का ढांचा है जिसे मैंने और पवन ने मिलकर यहाँ गाड़ा था। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली थी और अपनी ताकत के दम पर वापस नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने और पवन ने मिलकर ये ठंड के कहर के बीच ये योजना बनाई थी ताकि इन दोनों के मुंह से डर के मारे सच निकलवा सकें। अनिल की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये नकली था? वे समझ गए कि ये उनकी खुद की कबूली हुई बात थी जिसने उन्हें फंसा दिया। पवन को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि ये सब सेठ अनिल और पवन की मिलीभगत थी। अब दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने और शर्मिंदा होने के सिवा कोई चारा नहीं था। विजय ने सिर झुका लिया। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए अनिल जी, हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन अभी के अभी आपको वापस सौंपते हैं। विजय और अखिलेश दोनों सरपंच और सेठ अनिल के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख अनिल का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है विजय, मैंने तुम्हें माफ किया। सरपंच जी, इन्हें जेल मत भेजिए। अनिल ने अपना केस वापस ले लिया। सरपंच ने चेतावनी दी, जाओ, आज तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना, दूसरों की जमीन पर बुरी नजर डालना पाप है। विजय और अखिलेश ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सेठ अनिल जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वे दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। अंत में खेत पर सिर्फ पवन और अनिल बचे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब उसमें जीत की गर्माहट थी। अनिल ने पवन से कहा, पवन, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे और जिसे तुमने अपनी बुद्धि से मुझे वापस दिलाया, आज से उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारा है। अब तुम भी जमीन के मालिक हो। पवन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो पवन, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है। अब से तुम्हें और तुम्हारे बूढ़े माता पिता को ठंड में ठिठुरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह पवन ने अपनी मेहनत, ईमानदारी
और चतुराई की मदद से न केवल सेठ अनिल को उनकी जमीन वापस दिलाई, बल्कि ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। अपनी फूटी किस्मत को उसने अपनी हिम्मत से बदल दिया था और अब वो भी एक जमीन का मालिक बन गया था। कोहरा छट चुका था और धूप खेल उठी थी।